निगमीय नियोजन, कॉरपोरेट प्लानिंग। वर्तमान समय में भारतीय कंपनियां भी निगमीय नियोजन का अनुसरण कर रही हैं। निगमीय नियोजन भारत में विशेष रूप से चल रहा है। देश के औद्योगिक विकास हेतु सरकार अनेक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करती है, जिन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों को एक निश्चित समय में पूरा करना आवश्यक होता है। वर्तमान बदलती हुई परिस्थिति में दिन प्रतिदिन निगमीय नियोजन का महत्व बढ़ता जा रहा है। कॉर्पोरेट प्लानिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। निगमीय नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। निगमीय नियोजन से आशय ऐसी योजनाओं से है जो किसी कंपनी के विकास एवं विस्तार के लिए स्वयं उद्योगपतियों अथवा उच्च प्रबंधन द्वारा दीर्घकालीन रणनीति के आधार पर बनाई जाती हैं। वस्तुतः निगमीय नियोजन दीर्घकालीन समय अवधि का होता है। निगमीय नियोजन की परिभाषा। पीटर ड्रकर के अनुसार निगम नियोजन सर्वोत्तम संभावी भावी ज्ञान के आधार पर क्रमबद्ध रूप में साहसिक निर्णय करने, उन निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक प्रयासों को क्रमबद्ध रूप में संगठित करने तथा संगठित क्रमबद्ध फीडबैक द्वारा लक्ष्यों के विरुद्ध परिणामों को मापने की एक सतत प्रक्रिया है। स्टेनर के अनुसार निगमीय नियोजन एक संगठन के मुख्य लक्ष्यों तथा उन नीतियों एवं व्यूहरचनाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया है जो उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों की प्राप्ति, उपयोग तथा निस्तारण को नियंत्रित करती है। ये निगमीय नियोजन के लक्षण और विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नंबर 1, व्यवस्थित प्रक्रिया। निगमीय नियोजन कंपनी के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों की प्राप्ति, उपयोग तथा निस्तारण की व्यवस्थित प्रक्रिया है। नंबर 2, सतत प्रक्रिया। बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के अनुरूप निगमीय नियोजन में सुधार एवं संशोधन का कार्य सदैव चलता रहता है। नंबर 3, विस्तृत कार्य नियोजन। यह कंपनी की मास्टर योजना होती है। समस्त कार्यात्मक योजनाएं इसी से तैयार की जाती है। नंबर 4, दीर्घकालीन दृष्टि। निगमीय नियोजन दीर्घकालीन दृष्टि का अनुसरण करते हैं। नंबर 5, उच्च प्रबंधन द्वारा अथवा उद्योगपतियों द्वारा निर्माण। निगमीय नियोजन का निर्माण स्वयं उद्योगपतियों द्वारा अथवा उच्च प्रबंधन द्वारा किया जाता है। नंबर 6, दूरगामी प्रभावों एवं चुनौतियों का पूर्वानुमान। निगमीय नियोजन के अंतर्गत दूरगामी प्रभावों एवं चुनौतियों का पूर्वानुमान करके कंपनी की क्षमताओं एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया जाता है। नंबर 7, रणनीतिक नियोजन एवं परिचालन नियोजन दोनों का समावेश। यह उपक्रम की रणनीतिक योजना को अल्पकालीन परिचालन योजनाओं से एकीकृत करती है। रणनीतिक नियोजन का लक्ष्य अपनी विलक्षण आंतरिक क्षमताओं व बाह्य अवसरों का उपयोग करते हुए अपनी प्रतियोगी शक्ति को मजबूत करना है, जबकि संचालकीय योजनाएं जैसे उत्पादन योजना, विपणन योजना, वित्त योजना आदि रणनीतिक नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की जाती है। निगमीय नियोजन के पराचाल। पैरामीटर्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। निगमीय नियोजन के निर्माण में निम्नलिखित प्राचालों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, पर्याप्त विकास की संभावना वाले क्षेत्रों का निर्धारण। नंबर 2, वर्तमान समय में जिन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है उनके विकास की संभावनाओं को निर्धारित करना। नंबर 3, तकनीकी ज्ञान के सहयोग वाले क्षेत्रों का निर्धारण। नंबर 4, संस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्य अर्थात पृथक विभागों के लिए पृथक योजनाएं बनाना। निगमीय नियोजन के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। निगमीय नियोजन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निगमीय नियोजन कंपनी को एक दिशा एवं लक्ष्य बोध प्रदान करता है। नंबर 2, निगमीय नियोजन दीर्घकालीन समस्याओं पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 3, निगमीय नियोजन के माध्यम से जिस पर्यावरण से संबंधित कंपनी संचालित होगी उक्त पर्यावरण की पूर्व जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, निगमीय नियोजन के द्वारा जोखिम में परिवर्तनों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करके गंभीर संकटों से बचा जा सकता है। नंबर 5, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं अपने बचाव के लिए मोर्चाबंदी करने में सहायता मिलती है। नंबर 6, बाह्य चुनौतियों, खतरों एवं अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। नंबर 7, निगमीय नियोजन के द्वारा भौतिक एवं मानवीय संसाधन का प्रयोग
भौतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव होता है। नंबर 8, संस्था के कार्यकलापों की गति में वृद्धि होती है। नंबर 9, निगमीय नियोजन के माध्यम से कंपनी की नीतियाँ अधिक अर्थपूर्ण बन जाती हैं एवं उचित प्रबंधकीय नियंत्रण सुनिश्चित हो जाता है। निगमीय नियोजन के दोष व बाधाएं। ऑब्स्टेकल्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नंबर 1, बंद कमरों में तैयार किया गया निगमीय नियोजन व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता। नंबर 2, तीव्र परिवर्तन एवं गतिशील वातावरण के साथ निगमीय नियोजन को समायोजित करना कठिन होता है। नंबर 3, बदलती हुई सरकारी नीतियाँ व कानून भी निगमीय नियोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, भावी प्रतिस्पर्धा का पूर्वानुमान कठिन होता है। इसी का अगला टॉपिक है व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण। व्यवसाय किसी रिक्तता में संचालित नहीं किया जाता, वरन समाज के अंतर्गत कार्यशील विभिन्न शक्तियों, दशाओं एवं तत्वों की अनुक्रिया में किया जाता है। यह वातावरण की वास्तविकता व्यवसाय के संचालन एवं प्रगति को प्रभावित करती रहती है। अतः व्यावसायिक निर्णयकर्ताओं को सदैव वातावरण के प्रभाव को स्वीकार करके अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरे शब्दों में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य व्यवसाय कहलाता है। विलियम गुलक एवं जॉक के अनुसार पर्यावरण में फर्म के बाहर के घटक सम्मिलित किए जाते हैं जो फर्म के लिए लगातार अवसर तथा खतरे उत्पन्न करते हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक दशाएं प्रमुख हैं। वातावरण के घटक एवं प्रकार निम्नलिखित हैं। वातावरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, आंतरिक वातावरण। नंबर 2, बाह्य वातावरण। व्यवसाय का आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण व्यवसाय की ताकत व कमजोरियों को प्रकट करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ बताता है और उसकी वीकनेस बताता है। उदाहरण के लिए, यदि संस्था के कर्मचारी कुशल व योग्य हैं तो ये कर्मचारी संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो उनका मनोबल कम होता है, जिसका संगठन के निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि व्यवसाय का आंतरिक वातावरण नियंत्रण योग्य होता है, परंतु इससे भी नियंत्रण जटिलताएं व बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए नियोजन करते समय व्यवसाय के आंतरिक वातावरण की पहचान करना एवं इससे पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। नंबर 2, बाह्य वातावरण। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण से आशय बाहरी तत्वों के ऐसे समूह से है जो व्यवसाय की कार्य प्रणाली को सशक्त रूप से प्रभावित करता है। ये तत्व व्यवसाय के चारों ओर आसपास पाए जाते हैं एवं व्यवसाय की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बाह्य वातावरण व्यवसाय के अवसर एवं चुनौतियों को प्रकट करते हैं, जिनका विश्लेषण करके प्रबंधक विभिन्न रणनीतियों में से सर्वोत्तम रणनीति का चयन करता है। बाह्य वातावरण पर संगठन उपक्रम का कोई नियंत्रण नहीं होता। बाह्य वातावरण के घटक। बाह्य वातावरण से संबंधित निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1, आर्थिक वातावरण। जो क्रियाएं धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को आर्थिक पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक दशाएं। आर्थिक पर्यावरण पर किसी देश की आर्थिक दशाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी देश की आर्थिक दशा कैसी है, इसी से उस देश के आर्थिक पर्यावरण का निर्धारण होता है। अर्थात दशा यदि अच्छी है तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक पर्यावरण अच्छा है। इसके विपरीत यदि आर्थिक दशा दयनीय है तो यह कहा जाएगा कि उस देश में आर्थिक पर्यावरण खराब स्थिति में है। नंबर 2, आर्थिक नीतियाँ। किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण पर उस देश की आर्थिक नीतियों का व्यापक एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक नीतियों के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास की गति एवं दिशा निर्धारित करती है। नंबर 3, आर्थिक प्रणाली। किसी भी देश की आर्थिक पर्यावरण पर उस देश की आर्थिक प्रणाली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां प्रचलन में हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नंबर 2, राजनीतिक पर्यावरण। देश का राजनीतिक व प्रशासनिक पर्यावरण भी व्यवसाय की इकाइयों को काफ़ी प्रभावित करता है। राजनीतिक पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, देश में राजनीतिक स्थिरता।
नंबर 2, देश में शांति तथा सुरक्षा। नंबर 3, सरकार की आर्थिक नीतियाँ। नंबर 4, सरकार का राजनीतिक दृष्टिकोण। नंबर 5, अन्य राष्ट्रों के साथ सरकार का संबंध। नंबर 6, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। नंबर 7, सरकार की कल्याणकारी क्रियाएं। नेक्स्ट है वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण किसी राष्ट्र में वैधानिक व्यवस्था एवं उसके घटक वैधानिक वातावरण का निर्माण करते हैं। वैधानिक वातावरण व्यवसाय को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसका कारण यह है कि यदि व्यवसाय एवं व्यवसाय से जुड़े अन्य पक्षकारों के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित वैधानिक व्यवस्था नहीं है तो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करना नहीं चाहेगा। व्यवसाय के वैधानिक वातावरण का निर्माण करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संवैधानिक प्रावधान। नंबर 2, व्यापारिक संनियम। नंबर 3, आर्थिक संनियम। नंबर 4, औद्योगिक एवं श्रम संनियम। नंबर 5, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। नंबर 6, आर्थिक नीतियाँ। नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। व्यवसाय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण समाज की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, शिक्षा एवं बौद्धिक स्तर, मूल्य विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं आदि घटकों से निर्मित होता है। नंबर 5, जननांकीय पर्यावरण, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा जनित सेवा मनुष्य के लिए ही लक्षित की जाती हैं। जनांकीय तत्वों में निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं। नंबर 1, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग संरचना। नंबर 2, परिवार का आकार। नंबर 3, जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण। नंबर 4, शिक्षा का स्तर। नंबर 5, जाति धर्म। नंबर 6, तकनीकी अथवा औद्योगिक वातावरण। देश का तकनीकी एवं प्रौद्योगिक विकास उत्पादन की प्रणालियों, नई वस्तुओं, नए बाजार, नए कच्चे माल के स्रोत, नए यंत्र व उपकरण, नए सेवाओं आदि को प्रभावित करता है। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों के कारण आज लगभग पूरा विश्व एक बाजार हो गया है। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय जैसे आयात निर्यात गिरोह, आयात प्रतिस्पर्धा उद्योग, प्रतिस्थापन उद्योग, कच्चे माल व कल पुर्जों का आयात करने वाले उद्योग आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब आता है वातावरणीय विश्लेषण, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। वातावरणीय विश्लेषण से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई संगठन उपक्रम अपने से संबंधित वातावरण का अध्ययन, अवसर एवं चुनौतियों का पता लगाने के लिए करते हैं। वातावरण विश्लेषण के लिए वातावरण को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में वर्गीकृत किया जाता है। गुलीक के अनुसार वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यूहरचनात्मक नियोजक अपने उपक्रम के लिए अवसरों एवं चुनौतियों को निर्धारित करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता, प्रौद्योगिक तथा बाजार दशाओं का मूल्यांकन करते हैं। वातावरणीय विश्लेषण की आवश्यकता एवं महत्व। वातावरणीय विश्लेषण की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, वातावरणीय विश्लेषण के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए विस्तृत योजना तथा दीर्घकालीन नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। नंबर 2, वातावरणीय विश्लेषण के द्वारा तकनीकी आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य योजना विकसित करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, वातावरणीय विश्लेषण के द्वारा प्रबंधन को उद्योगों की स्थिरता को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक कारणों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 4, वातावरणीय विश्लेषण के द्वारा प्रबंधन को प्रतिद्वंदियों की योजनाओं का विश्लेषण करने तथा उनका सामना करने के लिए प्रभावशाली योजना बनाने में सहायता मिलती है। नंबर 5, वातावरणीय विश्लेषण के माध्यम से उद्योगपति गतिशील तथा विकासशील बने रहते हैं। वातावरणीय विश्लेषण हेतु सूचनाओं को एकत्रित करने एवं मूल्यांकन करने के तरीके। नंबर 1, मौखिक एवं लिखित सूचनाएं। इसके अंतर्गत व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंकड़ों को प्रकाशित साधनों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं व सरकारी प्रकाशन आदि या प्रकाशित साधनों से एकत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, खोजना व ढूंढना। सूचनाओं के स्रोतों का पता लगाने के बाद आवश्यक सूचनाओं को उक्त स्रोतों से ढूंढना पड़ता है। सूचनाएं तो कई स्रोतों से मिल सकती हैं, लेकिन किस सूचना को उस समय पर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 3, जासूसी, स्पाइंग। कुछ व्यावसायिक संगठन अपनी प्रतियोगी इकाइयों की रणनीति
को शीघ्रता से जानने के लिए गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इसे जासूसी कहा जाता है। नंबर 4, पूर्वानुमान फोरकास्टिंग। सूचनाओं को एकत्रित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका पूर्वानुमान लगाना है। अनेक संस्थाएं कंपनी एवं उद्योगों से संबंधित भावी बातों के बारे में औपचारिक पूर्वानुमान तैयार करती हैं। वातावरणीय विश्लेषण की तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण हैं ये। इसमें आता है SWOT विश्लेषण तकनीक, SWOT एनालिसिस। SWOT शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी यानी दुर्बल अवसर, T फॉर थ्रेट्स यानी समस्याएं। SWOT विश्लेषण के अंग निम्नलिखित हैं। S फॉर क्षमताएं। किसी भी व्यावसायिक संस्था की शक्ति उसके संसाधन, क्षमताओं तथा उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये तत्व उसे प्रतिद्वंदी व्यवसाय से अधिक लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए श्रेष्ठ अनुसंधान, सुविधाएं तथा विकास की अधिकतम संभावनाएं उस व्यवसाय की क्षमताएं कहलाती हैं। इन क्षमताओं के आधार पर अन्य व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा की जा सकती है तथा अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। नंबर 2, दुर्बलताएं, वीकनेस। व्यावसायिक उपकरण में संसाधनों एवं क्षमताओं की कमी ही उसकी कमजोरी बन जाती है। प्रत्येक व्यवसाय की कुछ सीमाएं होती हैं जो उसकी दुर्बलताओं का कारण बनती है, जैसे कच्चे माल के लिए दूसरे व्यापारी पर निर्भर रहना आदि। नंबर 3, अवसर। व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियों की विद्यमानता ही अवसर कहलाती है। संस्था का बाहरी वातावरण उसके लिए लाभ एवं विकास के नए अवसर प्रदान करता है। नंबर 4, चुनौतियाँ। बाहरी वातावरण जहाँ व्यवसाय को विकास के अवसर प्रदान कराता है, वहीं उसके कारण बहुत सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बाह्य वातावरण में विद्यमान विपरीत परिस्थितियां व्यवसाय के सामने अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां खड़ी कर देती हैं। दूसरे पास यदि बात की जाए तो SWOT शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। S फॉर स्ट्रेंथ यानी क्षमताएं, W फॉर वीकनेस यानी दुर्बलताएं, O फॉर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, थ्रेट्स यानी चुनौतियाँ। तो हमारी यदि व्यवसाय में बात की जाए तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा प्रोडक्ट हमारी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस क्या है? लेबर, रॉ मटेरियल, ये हमारी वीकनेस है। अवसर क्या है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी क्या है? इन साधनों का सही उपयोग करना, ये हमारे पास अवसर है। चुनौतियाँ क्या है? बाज़ार में बहुत कंपटीटर हमारे सामने हैं, उन कंपटीटर से आगे निकलना, ये हमारे पास चुनौतियाँ हैं। नंबर 2, वातावरणीय चुनौती एवं अवसर परिदृश्य विधि, ETOP मेथड, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल मेथड। वातावरणीय छानबीन एवं विश्लेषण हेतु वातावरणीय चुनौती एवं अवसर परिदृश्य विधि का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में वातावरण को विभिन्न घटकों या वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा संगठन पर प्रत्येक घटक के प्रभाव का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, बाजार। उद्योग की वृद्धि दर प्रतिवर्ष 10 से 20 तक रहेगी। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। उद्योग में टेक्नोलॉजी उन्नयन का क्रम जारी है। मशीनों का आयात सरल, स्वचालित इकाइयों का बेहतर निष्पादन। पूर्तिकर्ता। अधिकांश सहायक कंपनियां हिस्सों की पूर्ति हेतु तैयार कच्चा माल आयात करना सरल। आर्थिक शहरी उपभोक्ताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक। ग्राहकों की प्राथमिक स्पोर्ट्स साइकिल है। अंतर्राष्ट्रीय। युवा वर्ग में साइकिल के प्रति हीन भावना। पर्यावरण निदान, इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस। किसी भी समस्या परेशानी से निपटने के लिए जो उपचार समाधान करने का तरीका अपनाया जाता है उसे निदान कहते हैं। इस प्रकार वातावरण विश्लेषण के पश्चात किसी व्यवसायिक संगठन अथवा उपकरण के संबंध में अवसरों एवं चुनौतियों की प्राप्त हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित व्यूह रचना का निर्माण करना पर्यावरण निदान कहा जाता है। पर्यावरण निदान का तात्पर्य वातावरण में व्याप्त अवसरों एवं खतरों का आकलन एवं उनके प्रभाव को जानने से है। दैट्स ऑल।